हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी जो है सैटेलाइट्स जो कि स्टारलिंक के हैं, लगातार वो गिर रहे हैं। मतलब साल 2 साल में एक सैटेलाइट गिरना गिरना जो है वो समझ में आता है, लेकिन देखा जा रहा है कि स्टार लिंक की जो सैटेलाइट्स दिन में 1-2 गिरे और वैज्ञानिकों ने चिताया है कि आने वाले समय में 5 से 6 गिरेंगे और इंसानों पर गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है 61%। अब हमें पता है उतनी ऊपर से अगर कोई हैवी मेटल वाला सैटेलाइट गिरेगा तो किसी व्यक्ति पर गिरने के बाद उसके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? साथ में वैज्ञानिकों ने जो है चैन रिएक्शन को भी जो है बोला है कि हो सकता है आने वाले समय में जो है चैन रिएक्शन भी होना शुरू हो जाए, जिसके वजह से जैसे आसमान से तारे टूटते हैं लगातार, वैसे ही कुछ चीजें होना शुरू होंगी और इतने सारे सैटेलाइट्स गिरेंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो है कब कहाँ से मौत आ जाएगी किसी को नहीं पता है। मस्त आराम से बैठकर घर पे फोन चला रहे, ऊपर सैटेलाइट गिरा और मामला खत्म। ये जो है इस प्रकार की चीजें आने वाले समय में हो सकती है। चैन रिएक्शन, जिसको जो है कैसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर आपने जो है स्पेस साइंस के बारे में पढ़ा है तो कुछ बहुत जो इसके बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या है। एलन मस्क की कंपनी, हम सबको पता है, स्पेस एक्स और स्टारलिंक, ठीक है। इनके उपग्रह गिर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि ये बंद कर दें, डेली प्रतिदिन जो है या महीने या साल के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि हम और भी सैटेलाइट्स भेजेंगे, मतलब खतरा कम नहीं है। और इसको बढ़ाकर जो है केसलर सिंड्रोम जैसी संभावना को जो है और बढ़ाने चाहते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, कितने सैटेलाइट्स पूरे जो है हमारे जो है मतलब अंतरिक्ष में हैं, कितने सही हैं कितने नहीं हैं, और ये संभावना कब तक है, कब तक कितने गिरेंगे, ये सारा हम देखेंगे। इस समस्या का समाधान क्या है, 1 बाय 1 कवर करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं दिवाली स्पेशल ऑफर के बारे में। 60% से अधिक का डिस्काउंट है। यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज जो भी हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आफ्टर डिस्काउंट 15,750 में मिलेंगे। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट करिए sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। अब अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़, तो सिर्फ सड़कों पर ही भीड़ नहीं बढ़ रही है, पहाड़ों पर ही भीड़ नहीं बढ़ रही है। इंसान की जो है पहुंच देखिए कुछ इस प्रकार से। ये जितने भी आप चमकीले डॉट्स देख रहे हैं व्हाइट कलर के, ये सारे सैटेलाइट्स हैं। पृथ्वी दिख ही नहीं रही। पता नहीं जो है वैज्ञानिक कैसे जो है ऊपर से पृथ्वी को नीला ग्रह देखते हैं। नीला नहीं दिखता है आपको, सैटेलाइट्स घूमते नजर आते हैं उसके चारों तरफ। तो 45,000 से अधिक जो है मानव निर्मित वस्तुएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं। 12,000 सक्रिय सैटेलाइट्स हैं, बाकी सब फालतू है यहाँ पर। इसमें से 8,000 स्टारलिंक सैटेलाइट सम्मिलित हैं। सोचो, गिर इन्हीं के रहे हैं दिन में 2, और जो है 8,000 तो इन्हीं के हैं। अब कितने गिरेंगे? और देखो यहाँ पर सारे कहाँ पर हैं, लो अर्थ ऑर्बिट पर हैं, 340 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब इनकी बात करते हैं, कितनी स्पीड से घूम रहे हैं? 25,000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं। किसी से टक्कर करते हैं उसको भी कचरे में बदलते हैं। जैसे देखते नहीं कि एक फल जो है बाकी फलों को भी खराब कर देता है, खराब हो, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है कि एक सैटेलाइट टूटता है, इसके टुकड़े बाकियों को भी तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इसमें, तो अंतरिक्ष में जो है क्राउडेड जो है कंसलेशन जो है इस प्रकार की चीज हो रही है। स्पेस एक्स जो है, अब देखो यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ यही जो है कंपनी जिम्मेदार है, बहुत सारी है। अमेजॉन जो है प्रोजेक्ट कुइपर हो गया, वन वेब हो गया, चाइना GW जो है, और मतलब बहुत सारी प्रकार की सैटेलाइट्स हैं जिनको भेजने की हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब इतने लंबे समय से हम लगातार बात करें कि स्पेस डेब्रिज को कैसे कम करें। अगर कम नहीं किया तो एक पूरी बेल्ट ऐसी हो जाएगी जहां पर हम कोई भी सैटेलाइट नहीं भेज पाएंगे, हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई इसका जो है समाधान निकल नहीं पा रहा। अब बात करते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। स्पेस एक्ट ने 2019 से जो है वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क के उद्देश्य थे। अब स्टारलिंक का काम क्या है, ये चाहते हैं कि भाई सैटेलाइट बेस्ड जो है इंटरनेट प्रोवाइड करें आपको। इसके लिए सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं। वहां पर भीड़ जो है बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 8,000 सैटेलाइट हुई, 30,000 सैटेलाइट्स भेजना चाहते हैं। इसके अलावा अमेजॉन हो गया और अन्य प्रकार की कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर भेजेंगे। तो लगभग इनकी संख्या 50,000 से 55,000 सैटेलाइट्स जो है एक ही ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। सोचिए, अब इनके टकराने की संभावनाएं जो है लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं कि भाई ऑर्बिटल जो है यहाँ पर सैचुरेशन, कि अब इससे ज़्यादा अगर सैटेलाइट्स हमने भेजे तो जाहिर सी बात है समस्या जो है बढ़ जाएगी। सोचिए सारे सैटेलाइट्स खराब हो गए, ना मौसम बताएंगे, ना लोकेशन बताएंगे, ना इंटरनेट चलेगा, और उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, कब तक क्या चीजें हो पाएंगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो एक छोटी सी गलती और सब कुछ बर्बाद। हम लोग 10-20 साल पीछे चले जाएंगे क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर आधारित है अब, और वो सब हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब बात करते हैं री एंट्री और जोखिम। तो हर स्टारलिंक जो है सैटेलाइट की औसत आयु कितनी है? 5 से 7 वर्ष की होती है। आयु पूरी होने के बाद सौर गतिविधियों के कारण ये धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरते हैं। इनका दावा तो यहाँ पर यह है कि जब ये री एंट्री करेंगे हमारे वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब सैटेलाइट नीचे आकर गिर रहे हैं, हम देख रहे हैं जमीन पर, तो पता चल रहा है कि ये तो ध्वस्त ही नहीं हो रहे हैं। ये इनको ऐसे खतरनाक मटेरियल का इस्तेमाल करके बना रहे हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल चीरते हुए वापस पृथ्वी पर समूचे जो है गिर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में। अब देखो इन्होंने इस्तेमाल क्या किया है, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम जो है, नियोबियम हो गया, हाफनियम हो गया, इस प्रकार की धातु इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये खत्म ही नहीं होती हैं वायुमंडल में प्रवेश के बाद। 2024 में कनाडा में मिला, 2023 में अल्जीरिया और पोलैंड में भी जो है मलबे गिरे हैं। लोग बचे हैं फिलहाल, जो है किसी के ऊपर नहीं गिरा है क्योंकि इनकी संख्या कम है, लेकिन संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा जो है। देखो 2023 की जो है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है कि 2035 तक हर साल 28,000 धात्विक टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे। तो समझो, रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट नहीं हुआ, घर पर बैठे हैं तो ऊपर सैटेलाइट गिर सकता है आपके ऊपर आराम से, मतलब कहीं पर भी सुरक्षित इंसान आपको छोड़ेंगे। कैजुअलिटी की प्रोबेबिलिटी, कैजुअलिटी प्रोबेबिलिटी मतलब है इंसान के ऊपर गिरे और उसकी मौत होने की संभावना कितनी? 61% यहाँ पर बढ़ा दी है इन्होंने। जल्दी ही इंसानों को खत्म करने की सारी तैयारियां कर ली हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट जो है, अब इनको जो समझाना पड़ेगा, भाई पहले तुमने जो भेजे हैं वहां पर जो कचरा इकट्ठा कर रखा उसको साफ करो। मुझे लगता है जो कंपनी इस प्रकार के मिशंस करती है उनकी जिम्मेदारी उनकी ही होनी चाहिए कि कचरे को हटाओ, लेकिन हो नहीं रहा है। केसलर सिंड्रोम क्या होता है? केसलर सिंड्रोम बोलते हैं चैन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक सैटेलाइट टूटा, 5 टुकड़े उसके हुए, 5 टुकड़ों ने 5 और सैटेलाइट्स को तोड़ा, उनके जो है 25 टुकड़े हुए, तो क्या हुआ? धीरे धीरे चैन रिएक्शन होगी और एक समय बाद वो पूरे जो है उस ऑर्बिट में घूमने वाले सारे सैटेलाइट्स को नष्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं चैन रिएक्शन या फिर जो है केसलर सिंड्रोम। इसकी संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसकी अवधारणा 1978 में नासा के वैज्ञानिक है डोनाल्ड जे जो है केसलर ने दी थी, इसी वजह से इसका नाम जो है केसलर इफेक्ट रखा गया है। और इनकी यही है कि भाई अंतरिक्ष में घूमते हुए टुकड़े जो है और भी टुकड़ों को जनरेट करते हैं। परिणाम क्या होगा? एक समय बाद जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है कहीं पर स्पेस ही नहीं बचेगा, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। मतलब जितनी भी चीजें इंटरनेट पर आधारित हैं स्पेस स्टेशन के माध्यम से या सैटेलाइट्स के माध्यम से, ये सब कुछ खराब होने की संभावना है अगर हमने समय रहते इस समस्या का निपटान नहीं किया। वैज्ञानिकों और संस्थानों की चेतावनी यही है कि हमने क्या करना चाहिए, अंतरिक्ष मलबे की जो है मतलब गति, मतलब जो भी चीजें हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, या ऐसे प्रकार के हमें सैटेलाइट्स जो है भेजने चाहिए जो कि स्वतः ही अपना मिशन पूरा होने के साथ ही खत्म हो जाए। अब देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो अंतरिक्ष में लगभग जो है 36,500 टुकड़े हैं, जो कि कितने छोटे हैं? 10 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं और इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। सोचो क्या ही यहाँ पर जो है तबाही मचाएंगे। 10 लाख टुकड़े ऐसे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं, छोटे कह सकते हैं। नासा और वाइटल डेब्रिज प्रोग्राम, तो अलग अलग देशों ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए कि चलो जो है डेब्रिज को कम करते हैं, नेत्रा हो गया, नेट हो गया और पता नहीं बहुत सारे, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है क्योंकि वो इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। इतनी स्पीड से घूमती हुई चीज को कैप्चर करके जो है ऑर्बिट से बाहर निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अब अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौतियां तो हम देख ही रहे हैं, मलबा लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जो है इरिडियम की 33 और जो है कॉस्मोस 2025 की टक्कर से जो है 2000 से अधिक डेब्रिज क्रिएट हुई है और औसतन हम हर साल में जो है बड़ी बड़ी टक्करें करेंगे और जो है लगभग जो है बोला गया 2100 तक के लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है मलबा इससे जो है 10 गुना, मतलब समझ रहे एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि हर साल टक्करें हो रही हैं, हर साल मलबा बढ़ता जा रहा है और हम समझदार नहीं बेवकूफों की तरह में और सैटेलाइट्स भेजते जा रहे हैं कि और कचरा बढ़ाओ। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय नियमों की कमी। अब ऐसा हो क्यों रहा है?
आउटर स्पेस ट्रीटी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजों पर लागू नहीं होती हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी हमारी 1967 की है। स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कौन कम करेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है। जो है यूनोसा हो गया, आईएडीसी हो गया, जो है कॉपोस हो गया, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉन बाइंडिंग है। दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अब आते हैं निजी कंपनियों पर, स्पेस एक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, वन वेब हो गया, ये जो लॉन्चिंग है इन पर किसी भी प्रकार की निगरानी तंत्र नहीं है, मौजूद है कि क्या भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, कितना कचरा जनरेट कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी एक्ट जैसे राष्ट्रीय कानून कुछ देशों में तो हैं लेकिन वैश्विक स्तर पर लागू नहीं है। जब कचरा पूरी दुनिया फैला रही है तो कानून भी पूरी दुनिया पर लागू होने चाहिए। अब पर्यावरण प्रभाव क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सैटेलाइट से निकलने वाला जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ऊपरी वायुमंडल में जमा होता है और ये ओजोन क्षय को और बढ़ा देता है। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की रिपोर्ट ने बताया था कि प्रतिवर्ष गिरने वाले सैटेलाइट्स 54 टन धातु कण ऊपरी वायुमंडल में मिलते हैं। 54 टन धातु के कण आपको ऊपरी वायुमंडल में देखने को मिलेंगे और जिनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, रसायन और जो है क्लाइमेट मॉडल्स को जो है ये प्रभावित करने वाले हैं। तो देखो स्पेस से लेकर के वायुमंडल की परतों से होते हुए पृथ्वी पर बैठे हुए इंसान हर लेवल पे जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। समाधान क्या है, डिजाइन इनोवेशन। तो ऐसे आप सैटेलाइट्स बनाओ जो कि समय के साथ अपने आप ही नष्ट हो जाएं या फिर जब रीएंट्री करे पृथ्वी के वायुमंडल पर तो खत्म हो जाएं। एक्टिव डेब्रीज रिमूवल, मतलब जितनी भी डेब्रीज घूम रही हैं उनको हटाने के लिए हम कोई मिशन वगैरह जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएं। जैसे जो है ईएसए का जो है क्लियर स्पेस वन मिशन 2026 में जाएगा। अब देखते हैं कितना कारगर होता है। जापान का जो एस्ट्रो स्केल कंपनी द्वारा जो है एल्सा-डी मिशन है, ये भी जो है एंड ऑफ लाइफ सर्विस डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब जो है जितनी भी चीजें वहां पर फालतू घूम रहे हैं उनको हम कम करेंगे। इंटरनेशनल जो है कॉपरेशन जो है यूनोसा द्वारा प्रस्तावित है स्पेस सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क 2023 का, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी आवश्यकता है। एआई बेस्ड जो है कॉल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम होना चाहिए, ताकि देखो अब कचरा तो हम निकालेंगे लेकिन हमें ये भी प्रयास करना है कि कम से कम टक्करें हों। तो इसके लिए हमें जो भी सैटेलाइट्स बना रहे हैं उनमें ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए जो कि होने वाली टक्करों को अवॉइड कर पाए। ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान कर पाएंगे फिलहाल। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्पेसएक्स के स्टारलिंक उपग्रहों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक चिंता जताई है। क्या चिंता जताई है? विकल्प है, वे जीपीएस सिग्नल को बाधित कर रहे हैं। दूसरा, वे लगातार पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा, वे सौर ऊर्जा अवशोषण बढ़ा रहे हैं। चौथा, वे अंतरिक्ष में रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रदूषण फैला रहे हैं। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।